चाहिए। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हाँ हमारी बस सैलरी आ रही है, हमको अच्छी पत्नी मिल जाएगी, या अच्छा पति मिल जाएगा, या फिर अच्छा परिवार मिल जाएगा, अच्छा दोस्त मिल जाएगा। सब मिलेंगे क्योंकि वो मिलते ही हैं। हमें रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना है कि सभी रिसोर्सेज जो बराबर तरीके से, जो जिसके अंदर जो क्षमता है उसको उतना रिसोर्स मिलना चाहिए, ताकि वो भी उससे ज़्यादा उस रिसोर्स को क्रिएट करे। और यूपीएससी चुनने का मेरे पीछे रीज़न सबसे बड़ा ये रहा कि मेरी लाइफ में चैलेंजेस काफ़ी रहे, और जेएनयू आने के बाद मुझे सिर्फ जेएनयू ही मेरी एक सीढ़ी नहीं है, मेरी सीढ़ी बहुत ऊंची है। और जेएनयू पहली सीढ़ी था, यूपीएससी दूसरी सीढ़ी है। आगे की सीढ़ियाँ आप देखते रहिए, और लगे कि आप निराश हैं, हताश हैं, और ये लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो आप जानिए आपके पास आप खुद हैं, आपके पास आपका ईश्वर है, और आपके पास आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के देखने वालों का सभी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले कुछ अपने बारे में बताइए, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में और अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। जी, मेरा नाम सूरज सवारी आप सभी पहले से जानते ही हैं, और मैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आता हूं। मेरे पिताजी दर्जी का काम करते हैं। मेरी स्कूलिंग कुरावली से ही 1 से 8वीं तक मार्सी पुष्पा पब्लिक स्कूल से हुई है, और 9 से 12वीं तक मैंने मैनपुरी से अपनी शिक्षा पूरी की है। मेरा 29 जनवरी 2017 को एक ट्रेन एक्सीडेंट में मैंने अपने हाथ पैर खो दिए थे, और उसके बाद मैंने जेएनयू का प्रिपरेशन किया। 2018 में जेएनयू आया हूँ, और जेएनयू आके मैंने अपना 2021 में अपना ग्रेजुएशन रशियन लैंग्वेज बैचलर से कंप्लीट किया हुआ है, और मैं अभी एमए का छात्र हूँ यहाँ पर, और मेरा अगले महीने में मेरा एमए कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ साथ ही मैंने रशियन लैंग्वेज से जूनियर रिसर्च फेलोशिप का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया हुआ है, तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल था मेरे इंटरव्यू से पहले, और उसका रिज़ल्ट आ गया था, और उसने मुझे बहुत हिम्मत दी। और 1 महीने बाद मैंने अपना इंटरव्यू दिया, वो भी मेरा बहुत अच्छा हुआ। 1 महीने बाद रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट आने के बाद तो चीज़ें जैसे कि बदल सी ही गई, कुछ नहीं बदल लेकिन सब कुछ बदल ही गया। मुझे खुशी है इस बात की कि मैं एक छात्रों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना हूँ, और मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि मेरी प्रेरणा आपको 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, 10 दिन रहे। मेरी प्रेरणा आपको इस तरीके से लेनी है कि वो प्रेरणा आपके साथ उम्र भर चले, और उम्र भर आपको जब भी लगे कि आप निराश हैं, हताश हैं, और ये लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो आप जानिए आपके पास आप खुद हैं, आपके पास आपका ईश्वर है, और आपके पास प्रकृति है, आपके पास बुद्धि है सोचने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए कि क्या है हकीकत में, हम जो कर रहे हैं क्या ये सही है। बहुत सारे मैं बच्चे देखता हूँ जो कि परेशान रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हम जो कर रहे हैं वो क्या यही करना है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि एक डॉक्टर अच्छा होता है, डॉक्टर समाज सेवा करता है, डॉक्टर स्पेशलाइजेशन होता है, डॉक्टर कई तरीके का होता है, और मेरा सपना है मैं डॉक्टर बनना। एक बार मेरी तबीयत ख़राब हुई थी और डॉक्टर ने मेरी मदद की और मुझे डॉक्टर बनना है। वो इस तरीके का एक इंस्पिरेशन होता है, लेकिन सामने आपके पापा ने देखा कि नहीं मेरे फ्रेंड का बेटा तो इंजीनियर बना है, उसमें स्कोप अच्छा है, और उन्होंने बच्चे को उस तरीके से मोटिवेशन देने दिया कि नहीं बेटा आप जो है 9th से ही जो है मैथ पे आप तो ज़्यादा फोकस करिए, और 12th के बाद आपको आईआईटी का एग्ज़ाम देना है, जेईई का एग्ज़ाम देना है, और इंजीनियर बनना है ना। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं डॉक्टर बनूँ या इंजीनियर बनूँ, लेकिन वो देखता है कि नहीं मेरे माँ बाप की खुशियाँ इंजीनियर बनने में ज़्यादा है, तो बच्चा अपने सपनों को सोचता है कि नहीं कोई बात नहीं, जैसा इंजीनियर रहूँगा मैं अगर अच्छा डॉक्टर बन सकता हूँ तो एक अच्छा इंजीनियर भी बन सकता हूँ। और हर बच्चे के अंदर एक काबिलियत होती है, और वो बन भी जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो खुश भी रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने माँ बाप का जो सपना है वो पूरा किया। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अपने सपने को मार देते हैं। और अगर व्यक्ति अपने सपने को मार देता है तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक मिट्टी का बनाया हुआ पुतला है, क्योंकि सामाजिक नियमों के द्वारा उसका जो क्या बोलते हैं मैनेजमेंट जो होता है वो जो भी वो होता है। जी, अगला सवाल। तो सर ये आपके माइंड में कहाँ से आया था कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, और कब से आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं जेएनयू आने के बाद मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। सीखते रहिए। मैंने
जब मुझे यूपीएससी के बारे में पता लगा और जब मैंने जाना, तो मेरे सारे सवालों के जवाब, जो बातें मैंने समाज से सुनी हुई हैं, जो बुराइयां समाज में एग्जिस्ट कर रही हैं, जो एक मैसेज है, जो हमारे यहाँ बुद्धा हुए, हमारे यहाँ कृष्ण हुए, हमारे यहाँ राम हुए, है ना, हमारे यहाँ अकबर हुए, है ना, हमारे यहाँ अशोक हुए, इसी जन्मभूमि पे हुए। वो मैसेज देना चाहते थे। अशोक पूरे संसार में जो बुद्धा का धर्म है, जो बुद्धा का ज्ञान है, जो बुद्धा का मध्यम मार्ग है, उन्होंने उसका संदेश फैलाया। क्यों? क्योंकि उनको एक समाज में एक मैसेज देना था कि संघर्ष है, साथ चलना है, मिलके चलना है, एक गोल को लेके चलना है। उसी तरीके से मेरे भी सवाल बहुत ज़्यादा थे। एक यूपीएससी में एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एक ऐसी, सिर्फ एक वो सर्विस नहीं है, वो शायद एक ऐसी चीज़ है जिसको बताया नहीं जा सकता, जो कि मैं समझ पाया हूँ। मुझे नहीं पता कि अभी मेरी क्या स्थिति है, मैं कितना खुश हूँ या नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, ये मैं जानता हूँ कि हाँ, जो एक आईएएस, जो कि हमारा सपना होता है बनने का, जिसके लिए हम मेहनत करते हैं, और मैं आईएएस बना हूँ। आज मुझे ये महसूस हो रहा है कि हाँ, मैं आईएएस बन गया हूँ। मैं आईएएस सिर्फ एक क्षेत्र के लिए नहीं बना हूँ या एक क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं बना हूँ, मैं आईएएस पूरे देश के लिए बना हूँ। आईएएस इस तरीके से बनना है। आईएएस को एक नौकरी की तरह नहीं देखना है कि सिर्फ एक आईएएस एक जॉब है जिसमें कि हमको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, हमको रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू काम करना है। सारी बातें ठीक हैं, सब होगा, लेकिन क्या वो होगा जो होना चाहिए? वो जब ही होगा जब आपका संघर्ष कठिन होगा, जब आपके रास्ते कठिन होंगे, जब आपके इरादे मजबूत होंगे। आपको हर किसी को जवाब देना पड़ेगा, आपको विफलताओं को जवाब देना पड़ेगा। विफलता ऐसी नहीं है जो एक बार आती है, विफलता वो सीढ़ी है जो बार बार आती है, ठीक है। लेकिन हम तो चल सकते हैं, हम तो दौड़ सकते हैं, हम तो उड़ सकते हैं, हम तो तैर सकते हैं, हम तो समुद्र की गहराई में भी जा सकते हैं, हम तो आसमान की ऊंचाई में भी जा सकते हैं। हम क्या है जो नहीं कर सकते? हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कड़ी हिम्मत, कड़ी मेहनत के साथ मैंने अपना एक गोल बनाया कि हाँ, अब मुझे यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है। लड़ाई लंबी है, छोटी नहीं है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, फेलियर मेरी लाइफ में बहुत आ चुके हैं, आने वाले समय में और बहुत सारे फेलियर्स आएंगे, लेकिन मुझे भरोसा है, मुझे पता है कि आई एम हार्ड वर्कर, आई हैव ए पेशेंस, आई हैव बिलीव इन समवन who always behind me, who give me moral support, never give up, never give up, never give up। इस तरीके से एक स्ट्रेटजी बनाना मैंने शुरू किया कि किस तरीके से मुझे प्रिपरेशन करना है। मेरा बेसिक छूटा हुआ था, मैंने एनसीईआरटी को 2 बार पढ़ा। उसके बाद मैंने बेसिक्स बुक को, जो रेफरेंस बुक होती है, मैंने उनको देखा। मैंने 15 इयर्स के क्वेश्चंस पेपर हैं, जो चाहे मेरे ऑप्शनल के रहे हों, चाहे वुमेंस के रहे हों या प्री के लिए रहे हो, 15 इयर्स के पेपर कम से कम आप हर अभ्यर्थी को कम से कम 2 बार लगाने चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं, आप बता क्या रहे हैं, उनको क्या चाहिए, आप जो उनको चाहिए क्या आप वो दे पा रहे हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। वो एक जो हमारा इंस्टीट्यूट है यूपीएससी, वो क्या देखता है? वो यही देखता है कि अभ्यर्थी में इंटीग्रिटी है नहीं है, है ना। उनको ऐसे लोग चाहिए जो कि तार्किक तरीके से सोचे, तार्किक तरीके से लोगों को समझे, चीज़ों को समझे, उनको पानी की अहमियत पता हो, उनको हवा की अहमियत पता हो, उनको प्रकृति की अहमियत पता हो, है ना। इस तरीके से अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी है और एक प्रिपरेशन में लग जाना है। कोई नहीं आपको बताएगा किस तरीके से पढ़ना है। You are the only single one person in this world that can exist ever
that only knows what way you have to choose. You is the only person. Just think, बहुत सी सिचुएशन आएंगी, कभी कभी आपको सेकंड्स में डिसीजन लेने होते हैं, वहाँ हम हड़बड़ा जाते हैं, हमको लगता है कि अब कैसे करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने वो व्यक्ति बैठा होता है जिसके सामने हम बोल भी नहीं सकते, है ना, और हम सहमे होते हैं और पता नहीं होता है कि हम क्या बोलें, कैसे बोलें, कितना बोलें। ये सबकी समझ ये एक अधिकारी में होनी चाहिए, ये चीज़ वो देखते हैं। आपके पास कोई भी व्यक्ति आ सकता है, कोई भी आपके सामने आपके कैमरा और माइक लगा सकता है, कोई बच्चा अगर आपसे पूछ लेता है ना, कोई भी सवाल पूछ लेता है। अगर बच्चे ने आपसे पूछ लिया कि सर 2 और 2 4 क्यों होते हैं, 22 क्यों नहीं होते हैं, या फिर 22 क्यों होते हैं, 4 क्यों होते हैं, तो आपको एक अच्छी नागरिक की होने की जिम्मेदारी भी बनती है कि आप उसका जवाब आपको पता हो, आप कम से कम एक बच्चे के जवाब को दे पाए। और यही सवाल जब सीसेट में आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते, बोलते हैं कि बताओ इस तरीके के सवाल परीक्षा में पूछे जाते, इतने कठिन सवाल पूछे जाते। ये कठिन सवाल नहीं है, आप सोच नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली वो चाह क्या रहे हैं। हम ग्राफ स्टडीज़ करते हैं, डाटा स्टडीज़ करते हैं, क्यों करते हैं? कोई बच्चा आपके पास आ गया, आपने वो बच्चा है, उसने आपसे पूछ लिया 15 और 16 कितने होते हैं, आप मैथ में वीक हैं, आप 31 नहीं बता पा रहे, तो बच्चा को लगेगा बताओ ये अधिकारी हैं और इनको इतना भी नहीं आ रहा है ना। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या चाहिए, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपके अंदर है और क्या क्या नहीं है, वो डेवलप करना है। चाहे वो इकोलॉजी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, या पॉलिटी हो, या गवर्नेंस हो, ये आप पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपका बैकग्राउंड गवर्नेंस का है तो ऑब्वियसली बात है कि आपको गवर्नेंस पे इतना नहीं तैयार करना है, आपको इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस करना है, इकोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आपको अपना एरिया खुद डिसाइड करना है, नो वन कैन टेल यू, ठीक है। आप अपना रास्ता खुद से बनाइए और देखिए, और जहाँ कहीं भी समस्या आती है तो उसके लिए मेंटोर्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, जगह जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। मैं बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया हूँ, मुझे अच्छे अच्छे लोग मिले, इतने अच्छे अच्छे टीचर्स मिले। मैं जिस किसी भी टीचर से मिला, उन्होंने मुझसे यही बोला कि हम हमेशा बच्चों के लिए, अगर बच्चे हैं जिनके पास फ़ीस नहीं है या फिर वो इकोनॉमिकली इतना मजबूत नहीं है, तो हम सिर्फ उनको शिक्षा ही नहीं देंगे, हम उनको अच्छा इन्वायरमेंट भी देंगे, हम उनको एक इस तरीके का इन्वायरमेंट देंगे कि बच्चा आकर अपनी पूरी तरीके से तैयारी कर सके। सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्स ना होने की वजह से वो अगर एक अच्छा जो समाज बन सकता है उसके द्वारा वो नहीं बन पाएगा, तो उनके इस कामयाबी का कोई मतलब नहीं। इस तरीके की बातें जो मेरे प्रोफेसर्स ने मुझे बताई हैं, और मैं सभी बच्चों से यही बोलूँगा कि अपना एक रास्ता निर्धारित करो, सफलता आपका इंतज़ार कर रही है, हिम्मत बांधो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, विफलताएं भी आएंगी, एक नहीं आएंगी, 1000 आएंगी। मैं आज ही एक बच्चा आया था, बड़ा परेशान था मुझे, तो बोला था कि भैया इस बार प्री दिए और एग्ज़ाम काफ़ी डिफ़िकल्ट था, तो मुझे लगता नहीं इस बार हो पाएगा, मैं समझ नहीं आ पा रहा मैं क्या करूं, एक ही अटैम्प्ट बचा हुआ है, अब अगला अटैम्प्ट, है ना। तो बहुत परेशान था, बहुत मतलब वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, कैसे करूं। तो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो आप अपने आप को मेडिटेशन करना शुरू करो, ठंडा पानी पीना शुरू करो, डीप ब्रीथ लेना शुरू करो, आप योगा करना शुरू करो। दीज आर द प्रैक्टिसेस जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताई, जो हमारे इतिहास से हम सीखते आ रहे हैं कि आपको योगा प्रैक्टिस करो। देखिए, अगर आप योगा एक बार प्रैक्टिस करना शुरू करिए, आपका मस्तिष्क स्थिर हो जाएगा, आप चीज़ों को तार्किक तरीके से सोच पाएंगे, आप चीज़ों को उस तरीके से देख पाएंगे जो जिस तरीके से आप देखना चाहते हैं, जिस तरीके से आपने सपने बुने हैं, ठीक है। अगर आपने सपने ही किताबी बुने हैं तो आप किताबी ही कर पाएंगे। आपको भी पता है कि किताबी ज़िंदगी क्या होती है, एक सरकारी नौकरी और एक छोटा सा घर, गाड़ी और आराम की ज़िंदगी। लेकिन क्या यही करना है? आज हम 75 साल हो गए आज़ादी को, आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं, आज भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमारा यूथ इस तरीके से लगा हुआ है कि सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि क्या वही हमारी ज़रूरत है,
उसके अलावा भी बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन हम उस तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं सोच पा रहे? क्योंकि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक से नहीं पढ़ा। हमने कुछ आर्टिकल्स याद कर लिए क्योंकि वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लेकिन हमने आर्टिकल्स को समझा नहीं। आप एक बार फंडामेंटल राइट्स को आप एक बार समझ के तो देखो। आप पूरे फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एक बार पढ़िए, उनके पीछे की फ़िलॉसफी समझिए कि ये बात क्यों रखी गई संविधान में। आर्टिकल 17 का जिक्र क्यों किया गया संविधान में? आर्टिकल 17 संविधान हमने इतना खूबसूरत संविधान बनाया, इतनी मेहनत से बनाया, है ना। और शुरुआत में ही हमें क्यों ऐसा बोलना हुआ कि हम आर्टिकल 17 को हम लागू करते हैं, हम अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिटेड करते हैं? क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि उसकी ज़रूरत थी। उसके पीछे की फ़िलॉसफी क्या थी? हमने संघर्ष इसलिए किया था कि हमको समाज से अनटचेबिलिटी को रिमूव करना है ना। ये हमारे ये उद्देश्य होने चाहिए। हम आज के समय में सिर्फ ये सोच रहे हैं कि अच्छा हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, अच्छा हो जाए, लेकिन होने से नहीं होता है ना, करने से होता है। हमको जब हम ठानेंगे कि हमें करना है तभी होगा। हमारे सामने खाना होगा और हम सोचेंगे कि हे ईश्वर ये खाना मेरे पेट में आ जाए, तो नहीं जाएगा। उसके लिए हमको कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है उस खाने की दाल में पत्थर हो, मेरा दांत टूट भी जाए, ठीक है, समझ रहे हो। तो उस दांत टूटने का जो दर्द है, यही संघर्ष है, यही जर्नी है। डेस्टिनी तो सबकी एक ही है, सबको जाना है, सबको पता है कि एक जीवन है। हमारे यहाँ का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 70 के आसपास है, ठीक है, सबको पता है। हम इस दुनिया में आए हैं, कोई ज़्यादा खुशनसीब होगा 80 जी लेगा, 100 जी लेगा, 105 जी लेगा, 120 जी लेगा, इससे ज़्यादा नहीं जी पाएगा। लेकिन अगर आपको इतना जीवन दिया है ईश्वर ने, आपको इतना खुशहाल ज़िंदगी दी है, इतना अच्छा परिवार दिया है, अच्छी सोच दी है, समझ दी है, तो आपको ये समझना होगा कि हमें इस संसार के लिए कुछ करके जाना है, इस प्रकृति के लिए कुछ करके जाना है। कि इस ग्रह तो और भी है ना, हम पढ़ते हैं ना, ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं, 8 ग्रह हैं। धरती पे ही क्यों जीवन है? कभी सोचा? नहीं सोचा। बस किताब में लिखा कि धरती पर जीवन है, हमने मान लिया, लेकिन हमने सोचा नहीं कि क्यों है। प्रकृति है, हमारे यहाँ प्रकृति है, प्रकृति की वजह से जीवन है। तो हमें प्रकृति को इस तरीके से बनाना है कि हमारे सबके जीवन खुशहाल रहें। हमें रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना है कि सभी रिसोर्सेज जो बराबर तरीके से, जो जिसके अंदर जो क्षमता है उसको उतना रिसोर्स मिलना चाहिए, ताकि वो भी उससे ज़्यादा उस रिसोर्स को क्रिएट करे और आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ के जाए। ये हमारे उद्देश्य होने चाहिए। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हाँ हमारी बस सैलरी आ रही है, हमको अच्छी पत्नी मिल जाएगी, अच्छा पति मिल जाएगा, या फिर अच्छा परिवार मिल जाएगा, अच्छा दोस्त मिल जाएगा। सब मिलेंगे क्योंकि वो मिलते ही हैं, लेकिन उसके अलावा क्या? आप जब अपने आप को आईने में देखें एक सक्सेस होने के बाद में, तो आपको अपनी आंखों में क्या दिखाई देता है? आप क्या देखना चाह रहे हैं? क्या आप वही बने हैं जो आप बनना चाह रहे थे? वह तब आपकी आंखें बताएंगी। और जो भी आपके दर्शक हैं, मैं उनसे यही बोलूँगा कि बस उस दिन का इंतज़ार करो जब आप अपने आप को उस आईने में देखो, तो आपको अपने आप पर गर्व महसूस हो कि हाँ ये मेरा सपना था और आज मैं वो ही बना हूँ। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आपको आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत ढेर सारी एक चीज़ और कंफर्म कर दीजिए, आपका ऑप्शनल क्या था और मीडियम कौन सा? जी, मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था और मीडियम इंग्लिश था। ठीक है, ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद।